गुड मॉर्निंग दोस्त। गुड मॉर्निंग। स्टडीज लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा मन थोड़ा उदास है। पता है क्यों? मेरी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रही है। किसी ने कहा कि शॉर्ट वीडियो बनाओ, लॉन्ग वीडियो बनाती हो। तो मेरा लॉन्ग वीडियो देखने के लिए कौन बच्चे के पास इतना फुर्सत है। शॉर्ट वीडियो बनाएगी तो व्यूज बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, ऐसा किसी ने मुझे बोला। तो मैं थोड़ा अंदर से दुख हूँ। मुझे ना समझाना और समझना दोनों अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि मैं अगर आपको समझा रही हूँ, अगर वीडियो बनाकर उसे समझा रही हूँ तो अच्छा कर रही हूँ। अगर मैं चाहती तो पूरा वीडियो को एक बार रिकॉर्ड करके शॉर्ट टाइप का डाल भी सकती थी, लेकिन मैं इसे समझाने में इतनी टाइम गवा देती हूँ। तो क्या आप मेरी हेल्प नहीं करोगे? उनको जो कहना था उन्होंने कह दिए। आपका क्या कहना है? क्या आपके पास इतनी वक्त नहीं है जो मेरी एक वीडियो देख सको? आपको पता है, एक वीडियो बनाने में ना मेरी 2-3 घंटा लग जाती है। वो भी अच्छा क्वालिटी का बनता भी नहीं है, अच्छा से दिखता भी नहीं है, फ़ोन भी सस्ता है। और दूसरी बात, आपको बस 15-20 मिनट लग जाता है तो वही ज़्यादा हो गया। मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा है। जब मैं 3 घंटा मेहनत करके एक 15-20 मिनट का वीडियो बनाती हूँ तो आप एक 15 मिनट 20 मिनट टाइम दे के एक लाइक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। मेरे मनोबल को टूट रहा है, मेरा मनोबल धीरे धीरे नीचे हो रहा है। नहीं दोस्त, ऐसे मत करो। जब मेरे मनोबल टूट जाएगी ना तो मैं हार जाऊँगी, और जब मैं हार जाऊँगी ना तो मेरा सपना टूट जाएगा। मेरा सपना है कि मैं भी आगे बढ़ूँ और अपने उस भाई बहन के पास इस वीडियो को पहुँचाऊँ जो मेरे तरह पढ़ने तो चाहते हैं पर विवश से पढ़ नहीं पाते हैं। सच बता रही हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मनी प्रॉब्लम जिसके कारण मैं कोचिंग नहीं धर पा रही हूँ, पढ़ नहीं पा रही हूँ, खुद से पढ़ के आपको पढ़ा रही हूँ। इतनी मेहनत कर रही हूँ, बस थोड़ी सी मेहनत आप करो। एक अंगूठा को लाइक बटन पे जाके दाब दीजिए, बस इतना ही मेहनत लगा। एक शेयर बटन पे जाके अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी है, फेसबुक जाके शेयर कर दीजिए। इतनी सी मेहनत लगेगी, उसमें 1 मिनट 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगी। और मैं एक वीडियो बनाने में 3 घंटा लगा देती हूँ। कीमत है या 3 घंटा? 3 घंटा मैं खुद के लिए पढ़ लूँगी तो मुझे लगा मैं बहुत पढ़ ली। दोस्त छोड़ो, अगर आप मेरी मजबूरी को समझते होंगे ना तो ज़रूर लाइक शेयर करोगे। जिन्होंने ये बात बोले हैं ना, उनके बातों को आप गलत बनाकर एक साबित कर दोगे कि नहीं, लॉन्ग वीडियो ही नहीं, ये शॉर्ट वीडियो ही वायरल नहीं हो सकती है, लॉन्ग वीडियो भी वायरल होगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचा दो। चलो दोस्त, सो सैड, आई एम वेरी सैड, बता नहीं, लेकिन आप सबके सामने मस्त हूँ और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रसंग स्पष्ट करें। इसका भा स्पष्ट करने वाला चीज़ है, ठीक है ना दोस्त? भा स्पष्ट करने वाला चीज़ है। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। कहते हैं कौन? दिनकर जी, कि प्रत्येक पत्नी है ना अपने पति को उस दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। पहले तो इसमें रूल नियम होती है। मैंने कई वीडियो में बताई हूँ कि जब भा स्पष्ट करने वाली चीज़ आए ना तो उसमें रूल नियम होती है जो आपको निभाना पड़ेगा। तो पहला रूल नियम क्या है? प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीक स्वर पाठ से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने नारी जाति की प्रधानता की बात बताई है। लेखक का कहना है कि कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान
था, किंतु उस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से ना भारी कीमत वसूल कर ली। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। इसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगी है। दोस्त समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना आप? देखिए कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। ठीक ना? देखो ये नारी जो है ना, अपने पति परमेश्वर को लता जैसे अपने वृक्ष को देखती है, उसी प्रकार नारी अपने पति परमेश्वर को देखती है और वो कुछ समझती, बहुत कुछ ऐसा समझती है। सबसे पहले जब से वो कृषि कार्य उत्पन्न हुआ, विकास सभ्यता के पहला सोपान था, किंतु उस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता के मनुष्य से नारी कीमत वसूल कर ली। जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही नारी की कीमत वसूल कर ली। कृषि ने नारियों की कीमत वसूल कर ली। आज प्रत्येक पुरुष अपने पत्नी को फूलों सा आनंदमय भार समझता है। पुरुष समझता है कि मेरी पत्नी एक फूल है और उस फूल से मैं आनंद ले सकता हूँ। जैसे मैं गुलाब को फूल को सुगंध लेकर आनंद उठा सकते हैं, उसी हर पति अपने पत्नी को फूल सा संबोधित करके उसे आनंदमय भार समझता है। और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से नाता अपने वृक्ष को देखती है। इसी से पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। अब ये जो ऐसी सिलसिला चलने लगी है, उसकी वजह से नारी जो है ना अपनी पराधीनता की अधिकारिणी नहीं रही। इसके सुख और दुख सब पुरुष चाहेगा तो नारी को खुश कर सकता है, पुरुष चाहेगा तो नारी को दुख कर सकता है। मतलब नारी ऐसी बंधा गई है कि पुरुषों की मर्जी पर डिपेंड करने लगी है। पुरुष चाहेगा तो नारी को, मतलब पुरुष पे ही डिपेंड करने लगा कि नारी जीवित रहेगी या मरण रहेगी। मतलब जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगा है। समझ रहे हैं? ऐसी स्थिति आ गई है। अब नारी की पराधीनता कहाँ रही है? देखिए दोस्त, आई होप कि आप समझ गए होंगे। मेरा मूड ऑफ है, बार बार कहूँगी मेरा मूड ऑफ है, क्योंकि किसी ने मेरा दिल को आज ऐसे दुखाया ना कि किसी ने मुझे बोला है कि तुम लॉन्ग वीडियो क्यों बनाती हो, शॉर्ट वीडियो बनाओ, व्यूज़ बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, लाइक होगा, कमेंट करेगा लोग। शॉर्ट वीडियो सब कोई देखना पसंद करता, लॉन्ग वीडियो से पढ़ने वाला बच्चा और पढ़ने वाला बच्चा कम है। तो हमें नहीं लगता मेरे बिहार में पढ़ने वाला बच्चा कम है। और तो और कहता क्लास 12 में कौन पढ़ता है, वो भी आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर, सब ऐसे ही पढ़ लेता है। तो क्या ये हिंदी सिर्फ आर्ट्स ही पढ़ता है, साइंस के बच्चा नहीं पढ़ते हैं? साइंस के बच्चा को हम देखते हैं डेली कोचिंग जाते हुए, सबके मुंह से यही सुनती हूँ, आर्ट्स का बच्चा कौन कोचिंग जाता है? मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं नहीं समझा पा रही हूँ सही से। चलो दोस्त रहने दो। मैं बस यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे मनोबल को ना आप नीचा मत गिरने दो। आप चाहोगे तो मेरे मनोबल को ऊंचा कर सकते हो। चलिए दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर ख के देखते हैं। 8 का ख हो गया, ख का देखते हैं। कहते हैं जिस पुरुष ने नारीत्व नहीं अपूर्ण है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, मतलब जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, अपूर्ण है, उसके बारे में कह रहा भाव स्पष्ट करने के लिए। तो देखिए, अब देखिए प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई है। लेखक का कहना है, सॉरी यहाँ कहना होगा, कहते नहीं, लेखक का कहना है कि तात्पर्य यह है कि
जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, यानी उसमें नारी का भी कुछ गुण होना चाहिए। क्या नारीत्व नहीं है? जिस पुरुष में नारी के गुण नहीं है उसी में नारीत्व नहीं है। जिस पुरुष में नारीत्व है इसका मतलब है उस पुरुष के अंदर नारी का गुण है। एक मिनट, अगर स्त्री खाना बनाती है, अगर स्त्री खाना बनाती है, अगर खाना बनाने के लिए पुरुष को आ गया तो इसमें कौन सी बुराई होगी? क्या पुरुष की मर्दानी पर हीन हो गया? पुरुष की हीन हो गई? पुरुष की अपमान हो गई? नहीं ना दोस्त। इसलिए कहते हैं नारीत्व भी होना चाहिए। अच्छी बात है ना, कहीं परिस्थिति बुरी होगी तो खुद से खाना बना के खा लेगा, भूखे रहकर नहीं सोना पड़ेगा ना, इससे अच्छा है ना। तो नारी के भी गुण लेना अच्छी बात है, समझे। नारीत्व नहीं है यानी उसमें नारी का भी कुछ गुण होना चाहिए। नारी पुरुष को बहुत सहयोग करती है, सही बात है। स्त्री जो है पुरुष को बहुत सहयोग करती है। एक कहते हैं एक सफलता पुरुष को अपने मतलब उसके पीछे उसका पत्नी का हाथ रहता है। मतलब अगर कोई पुरुष अच्छा बन गया है तो उसके पीछे ना उसकी पत्नी का हाथ रहता है। ज़्यादातर उसे अच्छा बनाने की अहम भूमिका जो ना पत्नी की रहती है, समझ गए। अगर कोई लड़का बिगड़ा है और शादी हो गया, वो सुधर गया तो उसकी पत्नी की कृपा हुई है उस पर ठीक ना। कहते हैं सहयोग करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नर के अंदर नारी का गुण नहीं आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पुरुष के अंदर स्त्री का गुण नहीं आना चाहिए। आना चाहिए, दोनों का गुण आना चाहिए। लड़का का भी है तो सही बात है, लड़की का भी रहना चाहिए थोड़ा बहुत। अब कहते हैं अर्धनारीश्वर का मतलब कि दोनों अर्थात नर और नारी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। अर्धनारीश्वर का अर्थ यही होता है कि नर और नारी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। बात सही है न जाने कितने वर्षों से ये चलती आ रही है। मानिए अगर इस धरती पर नर और नारी ना रहता तो क्या इस पृथ्वी की, हाँ छोड़ो यार, आप तो इतना समझदार हो, आसान भाषा में बता रही हो। नर और नारी दोनों के बिना जीवन अधूरा है, एक दूसरे के बिना अधूरा है। अगर वो एक दूसरे साथ है, अगर एक दूसरे के अंदर एक दूसरे का गुण है, तब वो एक नारी हो या नर, तभी वो नारी नल कहलाएगा। इसका मतलब ही अर्धनारीश्वर का मतलब यही होता है, नर और नारी दोनों एक हैं और एक दूसरे के अंदर दोनों का गुण होना चाहिए और वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। समझ गए? देखिए, अर्थात पुरुष में भी नारीत्व होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वह अपूर्ण है। अगर पुरुष में नारीत्व का गुण नहीं है तो वह अपूर्ण है, मतलब पूर्ण नहीं है। वो पूर्ण कब होगा दोस्त? जब उसमें नारी का गुण होगा तभी वो पूर्ण होगा, अन्यथा वो अपूर्ण हो गया। ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम। ठीक ना। जिस भी पुरुष अपना कर्मक्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्मक्षेत्र है। कैसे? जो पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। ये कैसे बताइए? देखिए, नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को ही नहीं बनी है। नारी यानी स्त्री केवल पुरुष को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने ही के लिए नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उनका भी अपना हिस्सा है। इस धरती पर उसके अपने जीवन में उसका भी कुछ अपना हिस्सा है और वह हिस्सा हर घर की सीमित नहीं, बाहर भी है। वो हिस्सा जो एक किसने कहा था, देखिए एक मतलब क्वेश्चन आंसर एक था कि नारियों को घर तक ही सीमित है और नर को असीमित है, बाहर असीमित है। मतलब नर केवल 4 दीवारी के अंदर ही रह सकती है और
सॉरी नर नहीं, नारी केवल 4 दीवारी के अंदर रह सकती है, वो 4 दीवार के बाहर नहीं आ सकती है। और नर पूरे पृथ्वी पर घूम घाम के घर आ सकता है। और ये छूट केवल नर को मिला है, नारी को नहीं। तो कह रहे दोनों को हिस्सा है, इसमें दोनों की अहम भूमिका है। मतलब नर भी घूम सकती, नारी भी घूम सकती है। उसका सीमित नहीं है कि वो घरे तक रहेगी, वो घर से बाहर भी जा सकती है। वही कहता है सीमित नहीं है बाहर भी, मतलब घर में तो सीमित है ही, लेकिन बाहर सीमित नहीं होना चाहिए। सीमित नहीं होना चाहिए, ना घर में ना बाहर में। उसे आज़ाद पंछी की तरह छोड़ देना चाहिए। नारी को कैद करके रखना उचित बात नहीं है। कभी पंछी को, अगर हम तोता को पिंजरे में कैद करके रखते हैं ना, जैसे उसे मौका मिलता तो वो उड़ के चला जाता, वापस उस पिंजरा में आना पसंद नहीं करता। क्योंकि हर जीव को कैद बन के रहना अच्छा नहीं लगता है। मेरा फ़ोन ऑफ होने वाला है यार, क्या करूँ दोस्त, जल्दी जल्दी समझा देती हूँ। वह नारी का भी कर्मक्षेत्र है। बाहर भी असीमित होना चाहिए नारी के लिए भी, कहता वह भी नारी का कर्मक्षेत्र है। नर और नारी दोनों की जीवन दृष्टि एक ही है, जो दोनों की जीवनोद्देश्य जो है एक ही है। यह आशय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की समृद्धि के लिए मनो विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नारियों के लिए घर का एक कोना छोड़ दिया है। यह बिल्कुल उचित नहीं है। पुरुष ने ये विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर लिया। एक अधिकृत मतलब वो सोचा मैं यहाँ तक मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, लेकिन केवल नारी एक घर के कोना में रहेगी, उस घर के कोना से बाहर निकल से नहीं सकती है। ये बिल्कुल अनुचित है, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के लिए एक नियम होना चाहिए। समझ गए दोस्त? वो दोनों जो चाहे वो कर सकते हैं। लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही बात बता रहे दिनकर जी। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। ख़त्म ही है, लास्ट ही है, पता नहीं फ़ोन कब ऑफ हो जाएगा। नारीश्वर निबंध है। सॉरी दोस्त, आई एम रियली सॉरी, मैंने शुरू से बताना भूल गया, ये निबंध है। मेरे से भी गलती हो गई, क्या करूँ। मैं भी आप ही लोग की जैसी हूँ, आपकी बहन ही हूँ, कोई बड़ी नहीं हूँ। चलिए, मोबाइल में चार्ज रहेगा ना तब मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, ठीक ना, अभी नहीं। अब देखिए, अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों को सार रूप से प्रस्तुत करें। अर्धनारीश्वर जो निबंध है उसमें दिनकर जी के व्यक्त विचारों को सार रूप से प्रस्तुत करने के लिए कह रहा है। तो दिनकर जी का विचार क्या था उसके बारे में बताइए। अर्धनारीश्वर पाठ के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनका नाम सुन के ना मुझे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि ये मेरा ना बिहार के उन पावन मिट्टियों के वीर हैं। वो धरती माँ की सपूत हैं जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने में, छुआछूत में, ना जाने और कितनी कुरीतियों को दूर किए हैं। हमारे समाज में कितनी गंदगियों को दूर किए हैं, ठेल ठाल के गंदगी को डस्टबिन में डाल के बाहर किए हैं। ये जो है ना रामधारी सिंह दिनकर हमारे धरती माँ के वीर सपूत हैं। मैं ऐसे वीर सपूत पुरुषों के लिए सैल्यूट करती हूँ, दिल से बता रही हूँ। मुझे ऐसे वीर जो है ना, ऐसे ना जाने कितने हैं, उन सभी को मैं दिल से मानती हूँ, भगवान से ज़्यादा उन सभी को मानती हूँ। देखिए, अब कहते हैं, दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। दिनकर जी का कहना है कि अर्धनारीश्वर जो है ना शंकर जी का कल्पित रूप है। ये बात सही है। शंकर जी का किसी फोटो में आप देखोगे, आधा माँ पार्वती, आधा महाकाल। कहते हैं ना, बाबा एक मेरा तुझ पे भरोसा है, इस भीड़ में एक तू ही तो मेरा है। वही है, मेरे को भी बाबा पे बहुत भरोसा है।
दिनकर जी का कहना था कि काल्पनिक रूप है किसका, शंकर जी और माँ पार्वती का, ठीक ना। अब कहते हैं जिनका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। निबंधकार कहते हैं कि नारी पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है। निबंधकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। वो कहते हैं कि दोनों की गुण समान है, नारी और पुरुष की गुण की दृष्टि एक समान है, दोनों में एक दूसरे के गुण होना चाहिए और एक समान आंखों से देखेंगे हम उसे, इसमें भेदभाव नहीं। यदि नर में दया ममता मतलब अगर नर में है ना, तो क्या ऐसा होता है कि सिर्फ स्त्रियों को ही माया मोह दया ये सब होता है, नर को नहीं होता है क्या? अरे लड़का को भी माया रहता है, लड़का को भी दया रहता है, उसमें भी ममता रहती है। ऐसा नहीं कि हम स्त्रियों में ही सिर्फ माया मोह रहती है, लड़का लोग में भी रहता है, हमने देखा है। हाँ मैंने देखा है, मैं अपने घर में ही देखी हूँ, मैं अपने भाइयों से ही देखी हूँ, उनके दिल में कितनी दया रहता है, कितनी ममता रहता है। आप भी देखे होंगे, अपने पापा को देखे होंगे, अपने मम्मी के भी दिल में दया ममता दोनों देखे होंगे। और धैर्य सेवा आदि की विशेषताएं आ जाते हैं तो उनका व्यक्तित्व घुमिल नहीं बनता बल्कि अधिक निखर जाता है। अगर किसी इंसान में मतलब ये ममता उमता तो माँ का शब्द है ना दोस्त, ममता तो माँ का शब्द है। अगर पापा में भी ममता दया और धर्म सेवा आदि ये सब आ जाता है तो कितना व्यक्तित्व धूमित हो जाता है, मतलब ये अधिक से अधिक निखर जाता है। पापा के अगर दिल में दया हो तो पापा से बात करने में डर नहीं लगता। मेरे पापा इतने दयालु हैं, मैं जो बोलूँगी ना वो कर देंगे।